हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सब अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये रहेगी मॉक टेस्ट, जिसमें कि हम करेंगे टोटल 30 MCQs, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है CDP के। ये हमारा 4th मॉक टेस्ट है। इससे पहले मैं 3 मॉक टेस्ट की वीडियो डाल चुकी हूँ, चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको विजिबल होगा। ए टीचर गिव ए स्टोरी टू रीड एंड देन आस्क स्टूडेंट्स टू राइट दैट व्हाट लेसन दे लर्न फ्रॉम इट। दिस एक्टिविटी मेनली डेवलप। कि एक टीचर है, वो बच्चों को एक स्टोरी पढ़ने के लिए देता है, कहता है, और उनसे पूछता है कि लिखिए आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो जो ये एक्टिविटी है ये क्या डेवलप करेगी बच्चों में? क्या वो मैकेनिकल मेमोरी देगी, रोट लर्निंग को इन्हेंस करेगी, या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को दिखा रही है, या फिर रिपीटेशन स्किल्स को दिखा रही है? तो देखिए, जब हम बच्चों से खुद कुछ करने के लिए कहते हैं तो बच्चे में जो जो उस बच्चे का जो कॉग्निशन होता है वो यहाँ पे फोकस करता है, और वो कुछ नए नए थॉट्स निकल के आते हैं। तो बच्चा यहाँ पे थिंकिंग करता है, बच्चा सोचता है, बच्चा अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इसको कहेंगे। कि टीचर यहाँ पे पहले टीचर ने कुछ कहा, देन वो उनसे कुछ रिफ्लेक्टिव कुछ रिस्पॉन्स मांग रहा है, डेट इज़ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसको क्या कहेंगे? चिंतनशील सोच इसको कहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए चाइल्ड इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी एंड बिलीव दैट हिज टॉय कैन टॉक। अकॉर्डिंग टू पियाजे, दिस चाइल्ड इज इन विच स्टेज? एक बच्चा है, वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि क्या तो फैंटेसी है, क्या कल्पना है, और क्या वास्तविकता है। इसमें बच्चा डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, और बच्चा ये मान लेता है कि जो मेरा टॉय है वो बात करता है। तो जो ये सारे फीचर्स जो बच्चे के आपको दिख रही हैं, ये पियाजे के अकॉर्डिंग किस अवस्था में है बच्चा, बच्चे की क्या एज है, और बच्चा यहाँ पे किस एज का बच्चा है, ये क्वेश्चन है हमारा। क्या वो सेंसरी मोटर से बिलोंग करता है, या प्री ऑपरेशनल स्टेज से, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से, या फिर फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज से? तो देखिए, यहाँ पे जो ये बच्चा है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से 7 ईयर्स। इस एज का बच्चा होता है जो जिसको डिफरेंस नहीं पता होता कि कल्पना क्या है और वास्तविकता क्या है, वो यहाँ पे अंतर नहीं कर पाता है। बच्चा यही मान लेता है कि सन हमारे साथ साथ चलता है, सन सन मेरे को देख रहा है, या मैं सन के साथ साथ चल रहा हूँ। तो बच्चे को पता नहीं होता कि वास्तविकता क्या है और फैंटेसी क्या है। तो ये बच्चों को पता नहीं होता, प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चे को पता नहीं होता है। का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 से 7 ईयर्स। और इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा इकोसेंट्रिज्म होता है बच्चे में। बच्चा अपने आप पे ही सिर्फ फोकस रखता है, दूसरों को वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो सिर्फ खुद के बारे में ही बात करता है। और बच्चा इस एज में मतलब कि जैसे सॉफ्ट टॉय है, बच्चा उसको अपना छोटा भाई मान लेता है कि मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है। तो मतलब ये क्या है, ये बच्चा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा ना रियलिटी में और फैंटेसी में। तो यही है इस वाली एज की फीचर्स के बच्चे में, ये फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, प्री ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ए टीचर एक्सप्लेन ए डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर थ्रो पिक्चर्स। एक टीचर एक्सप्लेन कर रहा है एक टॉपिक को, फर्स्ट तो बच्चों को दिखाता है पिक्चर्स, देन थ्रो एक्टिविटीज, देन कराएगा उनसे एक्टिविटीज़, एंड फाइनली थ्रो रिटर्न नोट्स, फिर उनको रिटर्न नोट्स देता है। तो ये क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? लर्निंग बाय डूइंग को, कोग्निटिव ड्रिल को, रोट मेथड को, या मल्टी सेंसरी अप्रोच को? देखिए, यहाँ पे जो टीचर है वो मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ कर रहा है। सबसे पहले तो बच्चों को दिखा रहा है, बच्चे अपनी आइज से उसको देखेंगे, ठीक है। देन वो बच्चों से कुछ एक्टिविटी करा रहा है, वो बच्चे अपने
मतलब कि अपने सेंसेस का यूज़ करेंगे और बाय द यूज़ ऑफ हैंड्स बच्चे अच्छे से उसको एक्टिविटी को करेंगे अपने हाथ से। और फिर उनको उनके बारे में कुछ नोट्स उसको देगा टीचर जो है, ताकि बच्चा उसको अच्छे से समझ सके। तो ये जब सारे ये टीचर जब ये एक्टिविटी सारी कर रहा है, तो यहाँ पे वो बच्चे को मल्टी सेंसरी अप्रोच, बहु इंद्रिय दृष्टिकोण बच्चों को वो सिखा रहा है। यहाँ पे जो बच्चा सीखेगा, खुद से जो बच्चा यहाँ पे सीखेगा, वो एक लॉन्ग टाइम के लिए बच्चा सीखेगा, क्योंकि वो अपनी सेंसेस से सीख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, मल्टी सेंसरी अप्रोच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए स्टूडेंट फ्रॉम ए डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड शो लो कॉन्फिडेंस एंड अवॉइड क्लासरूम पार्टिसिपेशन, व्हाट शुड ए सेंसिटिव टीचर डू। ये एक बच्चा है जिसमें कि आत्मविश्वास की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो कक्षा की जो क्लास में जो एक्टिविटियाँ होगी वो उसमें भाग नहीं लेता है। यदि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो पार्ट लेगा ही नहीं। तो इस टाइम पे इस टाइप के सेंसिटिव बच्चे के साथ टीचर को क्या करना चाहिए, क्या टीचर का बिहेव रहना चाहिए। क्या टीचर उसको इग्नोर करे क्योंकि वो वीक है पढ़ाई में? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गिव हिम एक्स्ट्रा पनिशमेंट? नो, ये तो नेगेटिव है, नहीं करना चाहिए टीचर को ऐसे। कीप हिम सेपरेट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से उसको अलग कर दिया जाए? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ही बचता है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड पॉजिटिव एनकरेजमेंट, उसको सहयोग दे और उसको एक सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए कि जो बच्चा है उसको एक सपोर्ट मिलेगा तो वो कोशिश करेगा, उसमें धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा और उसको इनकरेजमेंट मिलेगा, उसको एक पॉजिटिव इनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आज थोड़ा कम कर रहा हूँ, हो सकता है कल मैं थोड़ा और अच्छा करूँ। तो इससे क्या होगा, बच्चे में एक कॉन्फिडेंस लेवल बनना स्टार्ट हो जाएगा और बच्चा धीरे धीरे उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा, एक लेवल तक पहुंच जाएगा कि बच्चा क्लास में अपने आसपास बच्चा पार्टिसिपेशन में पीछे ना रहे। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड पॉजिटिव एनकरेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर फाइंड वन स्टूडेंट्स हैविंग डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, व्हाट शुड शी डू। कि एक टीचर है वो देखता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम है लेकिन जो एक स्टूडेंट है उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग करने में, तो उस टाइम पे उस टीचर को क्या करना चाहिए। स्कोल्ड द चाइल्ड, बच्चे को डांटना चाहिए। कंपेयर हिम विद अदर्स, दूसरों के साथ उसको कंपेयर करना चाहिए। प्रोवाइड रिमीडियल सपोर्ट्स एंड विद पेशेंस, इग्नोर द प्रॉब्लम्स। तो देखिए, इग्नोर द प्रॉब्लम करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा हमको। बच्चों को हम डांट भी नहीं सकते हैं कि आप क्या है तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये सब तो नेगेटिव चीज़ें, ये हम नहीं कर सकते। नहीं हम बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं किसी और के साथ। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि पॉजिटिव है, प्रोवाइड रिमीडियल सपोर्ट विद पेशेंस, कि उसको एक रिमीडियल सपोर्ट दिया जाए कि ये कोई प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस बच्चे को अलग से सिखाया जाए, उस चीज़ पे वर्क किया जाए कि प्रॉब्लम क्या है। और एक पेशेंस, एक धैर्य टीचर को रखना होगा, क्योंकि ताकि बच्चा अपनी उसका कठिनाई से बाहर निकल सके, उस प्रॉब्लम को बच्चा फेस कर सके, उसको सॉल्व कर सके। तो टीचरों को यहाँ पे पेशेंस भी रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, प्रोवाइड रिमीडियल सपोर्ट विद पेशेंस, धैर्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आपको विजिबल होगा। डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज़, एक बच्चे का जो विकास होता है वो कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, या फिर बोथ होता है, या फिर अनरिलेटेड टू एज। तो देखिए, जो बच्चे का जो विकास होता है वो बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जैसे बच्चे की हाइट बढ़ गई, बच्चे का वेट बढ़ गया, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, डेट ऑल आर क्वान्टिटेटिव, उसको कहेंगे हम मात्रात्मक। और क्वालिटेटिव में यदि बात करें तो बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बच्चे में दूसरों को लेके एक बच्चे मतलब
बच्चा दूसरों की हेल्प कर रहा है, मतलब बच्चे में क्वालिटीज़ आ रही है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बन रही है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, तो ये सारे आएंगे क्वालिटी में। तो जब बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो दोनों ही होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का यहाँ पे कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है, थोड़ा फोकस करेंगे, नहीं है वर्ड पे, नहीं है वो बताना है। डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हाँ ये तो होती है, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल डेवलप एट द सेम रेट, क्या सब में सेम रेट होती है डेवलपमेंट की। डेवलप फॉलोज ए पैटर्न्स, डेवलपमेंट, हाँ ठीक बात है, डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करती है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये बातें बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत है वो क्या है कि सब इंडिविजुअल में एक ही गति होती है, किसकी, डेवलप करने की, डेवलपमेंट की, ये बात गलत है। क्योंकि जो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे, या वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जो डेवलपमेंट की रेट है या फिर ग्रोथ की रेट है, सबकी अपनी अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑल इंडिविजुअल डेवलप एट द सेम रेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इमोशनली डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड कैन बी बेस्ट सपोर्टेड बाय। जो बच्चे की जो भावनात्मक विकास है उसको सबसे अधिक सहायता किससे मिलती है। हार्श डिसिप्लिन हो तब मिलेगी, स्पोर्टिव एंड लविंग एनवायरनमेंट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल से मिलेगी, या इग्नोरिंग इमोशन से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आपने हिसाब लगा लिया होगा कि कौन सा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, स्पोर्टिव, हम बच्चे को सपोर्ट करेंगे और एक उसको एक लविंग, एक स्नेहपूर्ण वातावरण हम बच्चों को देंगे। तो यही सबसे बड़ी बात होती है। यदि हम किसी बच्चे में इमोशंस डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपना बिहेव अच्छा करना होगा उस बच्चे के साथ, उसको सपोर्ट देना होगा जो कि इमोशनली होगा, और एक लविंग एनवायरनमेंट देंगे हम बच्चों को, ताकि बच्चा अपना इमोशनली डेवलपमेंट को अच्छे से आगे तक लेके जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है, सपोर्टिव एंड लविंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एडजस्ट टू सोसाइटी इज कॉल्ड। कि एक प्रोसेस जिसमें जो इंडिविजुअल है वो एडजस्ट करना सीख जाता है, एडजस्ट करता है अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कहेंगे, एजुकेशन कहेंगे, मोटिवेशन कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, या फिर सोशलाइजेशन कहेंगे। तो देखिए जब बात आती है समाज में एडजस्ट करने की तो वो होता है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ये टोटली डेफिनेशन ही समाजीकरण की है ये, कि जब हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, तो डेट इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ हेरिडिटी इन डेवलपमेंट इज़। जो विकास में जो आनुवांशिकता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है यहाँ पे, क्यों हेरिडिटरी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। क्या प्रोवाइड पोटेंशियल एंड लिमिट्स, डिटरमाइंस एनवायरनमेंट, स्टॉप लर्निंग, या फिर नन। देखिए जो हेरिडिटी होता है वो प्रोवाइड करता है पोटेंशियल एंड लिमिट्स, कि क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या सीमाएं हैं, ये सब चीज़ें हमको हेरिडिटी देता है। जो हमारा आनुवांशिकता है वो देता है, जो हमारे जीन्स होते हैं वो देते हैं। तो इससे मतलब क्या पता चलता है कि जो मतलब बच्चे की हाइट कितनी जाएगी, आप हिसाब लगा सकते हो। जैसे हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा हो, तो हम क्या संभावनाएं लगा सकते हैं, क्या हम एक लिमिट्स बांध सकते हैं कि हाँ बच्चे की भी हाइट बढ़ी जाएगी, बच्चा भी लंबा जाएगा क्योंकि माँ बाप की हाइट ज़्यादा है। तो एक संभावनाएं हम बना रहे हैं। और हो सकता है जैसे को भी हम किसी की लिमिट भी सेट कर सकते हो ऐसे कि इसकी हाइट इतनी जाएगी, तो मतलब हम एक लिमिट बांध रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, ड्यू टू हेरिडिटी हो पा रहा है, क्योंकि हेरिडिटी फैक्टर यहाँ पे जो जीन है वो यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए हमारा बिल्कुल ठीक है, प्रोवाइड पोटेंशियल एंड लिमिट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड का यहाँ पे क्या साइन है, क्या पहचान है यहाँ पे। क्या वो फियर करेगा मिस्टेक को लेके, उसको डर रहेगा, रिपीटेशंस ऑफ आंसर करेगा वो,
या क्यूरियोसिटी यानी इमेजिनेशन रहेगा बच्चा, और पैसिव बिहेवियर रहेगा बच्चे का। यदि बच्चा क्रिएटिव है तो वो क्यूरियोसिटी उसमें रहेगी और इमेजिनेशन वो बच्चा बहुत अच्छे से कर लेगा। तो यही उसकी क्वालिटी है, यही उसकी एक पहचान है कि जो क्रिएटिव बच्चा जो होता है वो हमेशा कुछ नया जानने का, कुछ नया सीखने का इच्छुक रहता है। हमेशा वो एक्टिव रहता है, हमेशा वो कुछ सीखने के लिए तत्पर रहता है। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर सी, हमारा सी बिल्कुल ठीक है, क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ए टीचर प्राइमरी रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज। समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, सबको इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना। सेपरेट स्पेशल चिल्ड्रंस, नहीं भाई, स्पेशल चिल्ड्रंस को अलग क्यों करेंगे। फोकस ऑन ब्राइट लर्नर्स ओनली, फोकस क्यों करेंगे हम सिर्फ ब्राइट बच्चों पे, औरों को कौन देखेगा फिर। रिड्यूस सिलेबस को कम करेंगे, नहीं। एक ही आंसर बचता है, प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कि सबको, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे फिर वो गॉड गिफ्टेड बच्चा हो, सबको लर्निंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है सबको इक्वली मिलनी चाहिए। यदि हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा मतलब यही है कि सबको एक जगह पे बिठा के पढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा, प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इंक्लूसिव क्लासरूम मेनली एम्फेसाइजेज। जो समावेशी शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लेबलिंग करना बच्चों की, नहीं। कंपटीशन कराना बच्चों का, नहीं। सेग्रेशन, अलग अलग बच्चों को कराना, नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, कि सब बच्चों में समानता हमको दिखे, हमको सब बच्चे एक जैसे लगे, और डाइवर्सिटी को हम एक साथ लेके चलें। कोई बच्चा हो सकता है कि कौन से अलग कल्चर से बिलोंग करता हो, कोई बच्चे का रिलीजन अलग हो, कई बच्चों के देश भी अलग हों, लैंग्वेज अलग हो, तो उन सब चीज़ों को भूल के एक साइड में रख के एक जगह पे आके बिठा देना, एक जगह पे आके उन सब बच्चों को पढ़ा देना, सबको लर्निंग के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, डैट इज़ इंक्लूसिव क्लासरूम, डैट इज़ समावेशी कक्षा। तो यहाँ पे 13 का हमारा जो आंसर डी है वो बिल्कुल ठीक होगा, इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर। जो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था 2009, वो क्या सुनिश्चित करता है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर गर्ल्स ओनली, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हायर एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को हायर एजुकेशन मिले, ये भी नहीं। ऑप्शनल स्कूलिंग, स्कूल को वैकल्पिक, नहीं भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, जो मतलब कोई पैसा ना लिया जाए, फ्री में सबको एजुकेशन मिले। और कंपल्सरी एजुकेशन, जो सबके लिए ज़रूरी हो, जो सबके लिए अनिवार्य हो, ऐसी शिक्षा सबको मिले, कम से कम इंसान बेसिक तो सीख जाए। ये हमारी सरकार का मोटिव था यहाँ पे, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन में। तो 14 का ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बच्चा है उसको स्पेशल नीड्स है, डैट मीन्स बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको पढ़ाने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, कौन सी हम विधि लगाएंगे। तो क्या हम लेक्चर मेथड्स लगाएंगे, या फिर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हम देंगे, फिर रोट मेथड का यूज़ करेंगे, फिर पनिशमेंट देंगे। नहीं, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, रोट भी हम नहीं देंगे। लेक्चर मेथड्स वैसे ही बोरिंग होता है, इससे अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत पुरानी विधि है। और स्पेशल चाइल्ड है तो हम उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि व्यक्तिगत शिक्षण हम देंगे उसको, हम उसको पर्सनली पढ़ाएंगे। हम उसको मतलब क्लासरूम में तो हम उसको पढ़ा रहे हैं, साथ साथ हम उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, हम उसकी रेमेडियल क्लासेस लेंगे, हम उसको पर्सनली टीच करेंगे, हम उसकी पर्सनली प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो हम उसको, कहने का मतलब क्या है कि हम उसको पर्सनली पढ़ाएंगे, पर्सनली टीचिंग करेंगे, हम उसको पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, ताकि बच्चा अपनी डिसेबिलिटीज़ को भूल के नॉर्मली बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सके। तो 15 का भी हमारा ठीक होगा, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग एनकरेजेस इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द मोस्ट? कि समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक प्रोत्साहित क्या करता है? टीचर स्टूडेंट्स को लेबलिंग स्टूडेंट करना नहीं, स्ट्रीमिंग करना, समूह विभाजन कर देना नहीं, कंपटीशन नहीं, टीम टीचिंग संयुक्त शिक्षण जहाँ पे एक टीम हो और सब इकट्ठे बैठ के बच्चों को पढ़ाए या फिर पढ़ें, तो टीम टीचिंग है। इंक्लूसिव का जो मेन मोटिव है वो यही है कि सबको एक साथ मिल के सबको एक साथ बिठा के पढ़ाना। टीम टीचिंग यहाँ पे इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो एक डेमोक्रेटिक क्लास है उसकी क्या विशेषता रहेगी? फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स, डेमोक्रेसी में तो स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते हैं, टीचर डोमिनेंस, शिक्षक का प्रभुत्व नहीं, फियर्स एंड साइलेंस नहीं। ये ऐसा कुछ हो जाएगा तो डेमोक्रेटी तो रहेगी नहीं ना। तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन, कि सबको यहाँ पे फ्रीडम मिले और कोई भी आके पार्टिसिपेशन कर सके। यही फीचर्स होते हैं डेमोक्रेटिक क्लासरूम के, जहाँ पे सबको फ्रीडम हो, सब अपना पार्टिसिपेशन दे सके, सब अपने मन की बात को बिना किसी झिझक बिना किसी संकोच के कह सके। दैट इज़ डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन एम्स टू। जो सतत जो व्यापक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो रटने की क्षमता की जांच करता है या फिर वो सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करता है? क्या वो ओवरऑल डेवलपमेंट को वो मेज़र करता है या इंक्रीज़ करता है एग्ज़ाम प्रेशर को, परीक्षा का दबाव को बढ़ाना, या फिर रैंक स्टूडेंट्स, क्या वो छात्रों की रैंक को बढ़ाने में उसका मोटिव है? तो देखिए रैंक बढ़ाना भी नहीं है, एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ाना भी नहीं है और रटने की क्षमता का विकास करना भी नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है हमारा यहाँ पे। सर्वांगीण विकास ओवरऑल डेवलपमेंट को यहाँ पे मेज़र किया जाता है और यही मेन मोटिव है CCE का, सतत व व्यापक मूल्यांकन का। क्वेश्चन नंबर 18 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ए टीचर आस्क क्वेश्चंस that require reasoning and explanation. It helps develop. ये टीचर बच्चों से पूछता है कि रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन की क्या नीड होती है। बच्चों से ऐसा क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इससे बच्चे में क्या विकसित होगा, कि बच्चे में क्या डेवलप होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों से क्या बच्चे में रोट मेमोरी बढ़ेगी? नहीं। फियर बढ़ेगा? नहीं। साइलेंस बढ़ेगा? नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा सोचेगा, बच्चा तर्क करेगा, बच्चा आपको उसका आंसर देगा, तो बच्चे में यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में आएगी और बच्चा आपसे तर्क वितर्क करना सीखेगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। लर्निंग इज सोशल इन नेचर। जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो एक सामाजिक प्रकृति का होता है। यह विचार किसने दिए हैं? प्याजे ने, वाइगोत्स्की ने, स्किनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो देखिए ये दिए हैं वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की जी ये मानते थे कि बच्चे जो हैं, बच्चे के विकास पे सिर्फ उसके मतलब आनुवंशिकता का ही नहीं बल्कि उसके सामाजिक एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए बच्चा जो होता है वो सोशली ज़्यादा सीखता है, एक दूसरे से वो बातें करेंगे तो बच्चा ज़्यादा इजीली से सीखता है। मान लीजिए यहाँ पे लर्नर है और यहाँ पे टीचर है, जो तो दोनों इंटरेक्शन नहीं करेंगे, जो तो दोनों अच्छे से टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो लर्निंग कैसे होगी? ये मानना था इनका कि इन सब के लिए जो सोशल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है लर्निंग के लिए। तो ये मानना था वाइगोत्स्की जी का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ए टीचर यूजेस पीयर tutoring to help weak students. This is based on
एक शिक्षक जो है वो किसी कमज़ोर छात्र की मदद के लिए सहकर्मी शिक्षण अपनाता है। तो ये किस बात को डिनोट कर रहा है? तो देखिए, क्या ये कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है यहाँ पे, या फिर कंपटीशन हो रहा है, या फिर रोट लर्निंग हो रही है, या फिर आइसोलेशन हो रहा है? कि जो तीनों ऑप्शन लास्ट के हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है, बच्चे को एक सहयोग दिया जा रहा है, उसको एक कोऑपरेशन मिल रहा है, एक हेल्प मिल रही है, जिसके माध्यम से बच्चा सीख जाएगा। क्योंकि जब बच्चा ग्रुप में बैठेगा अपने पीयर्स के साथ, तो जब सब मान लीजिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे, तो एक बच्चा जो है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो ये जो सारे बच्चे हैं ये इसको कुछ ना कुछ यहाँ से बच्चा सीखेगा, कुछ बताएंगे सो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करने से बच्चा जो है उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है और बच्चा ऐसे ऐसे सीख जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू स्कूल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड। कि स्कूल के एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेना क्या कहा जाएगा? तो देखिए, अकोमोडेशन में फर्स्ट ऑप्शन असिमिलेशन, एडप्टेशन एंड सोशलाइजेशन। तो देखिए, यदि हम एडजस्ट हो रहे हैं स्कूल एनवायरनमेंट में तो इसको कहेंगे एडप्टेशन। एडप्टेशन इसको कहेंगे कि अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने आप को अनुरूप कर लेना किसी दूसरे के अकॉर्डिंग, ये है एडप्टेशन। कि हमने उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है, हम एडजस्ट हो गए हैं स्कूल के अकॉर्डिंग, तो डेट इज़ एडप्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग फोकस ऑन। किस पे फोकस करता है? जो निर्माणवादी दृष्टिकोण है वो किस पे फोकस करता है? क्या वो मेमोराइजेशन पे, रटने पे फोकस करता है? रॉन्ग। रिपीटेशन नहीं, इमिटेशन अनुकरण नहीं, वो फोकस करता है लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेशन पे। कि जो लर्नर है वो बिल्कुल एक्टिव रहे, उसका पार्टिसिपेशन बिल्कुल एक्टिव रहे, तभी बच्चा सीख सकेगा। जब ये बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकेगा नॉलेज को अपनी, क्योंकि ये मानते हैं कि बच्चा जो होता है वो खुद से ही कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, वो खुद से ही सीखता है, वो खुद से ही सारे काम करता है। वो लर्निंग बाय डूइंग में ये बिलीव करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट वाला अप्रोच वाले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल ठीक है, लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ए टीचर प्लान डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर डिफरेंट लर्नर्स। इट शो। एक टीचर जो है वो डिफरेंट प्लान्स यूज़ कर रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ले रहा है डिफरेंट लर्नर्स के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा एवरेज है, कोई बच्चा लो है, कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड है, वेल लर्नर है, कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो अलग अलग प्लान कर रहा है सभी बच्चों के लिए। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? क्या ये यूनिफॉर्मिटी है? क्या ये स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, सॉरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, या ट्रेडिशनल टीचिंग है, या फिर डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं? तो देखिए, हम ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है, विभेदित शिक्षण। कि सबको डिफरेंट मान के अलग अलग सबको काम देना, अलग अलग सबको एक्टिविटी देना, तो ये सब आएगा हमारा डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, मोटिवेशन हेल्प इन लर्निंग बिकॉज इट। मोटिवेशन लर्निंग में हेल्प करता है क्योंकि ये क्या करता है? क्रिएट करता है इंटरेस्ट को, डायरेक्ट करता है एफर्ट्स को, सस्टेन करता है बिहेवियर को, या फिर ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा डी है, ऑल ऑफ दिस। कि जो मोटिवेशन है वो हमारा इंटरेस्ट बनाता है, ठीक है, वो हमको एक डायरेक्शन देता है कि हमको आगे क्या करना है, और वो हमारे व्यवहार को सस्टेन क्या कीप गोइंग रखता है, कंटिन्यूस रखता है। तो ये तीनों काम जो मोटिवेशन होता है वो करता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ठीक रहेगा, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, गिफ्टेड चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड।
जो एक गिफ्टेड चाइल्ड है उसको क्या प्रोवाइड कराना चाहिए? पनिशमेंट? नहीं। सेपरेट स्कूल? नहीं। इजी लेसन्स तो वो चुटकियों में कर देगा, इससे उसका काम नहीं चलेगा। ये है चैलेंजिंग एंड इंटरेस्ट लर्निंग टास्क, उसको चुनौतीपूर्ण उसको टास्क देनी चाहिए और इंटरेस्ट लर्निंग टास्क जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा सीख सके और खुद से सीख सके। उनको बीजे रखें ऐसी टास्क में ताकि बच्चा एक्सप्लोर करे, बच्चा ऑब्जर्व करके कुछ लाए। तो इन सब से क्या होगा, बच्चा जो होगा वो अच्छे से अपनी लर्निंग करेगा और वो बिज़ी भी रहेगा और वो चैलेंज, क्योंकि उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना उसको अच्छा लगता है, वो चैलेंज मान के उस काम को करेगा और वो उसमें मास्टरी ले लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इन CCE एवोल्यूशन शुड बी, इसमें जो मूल्यांकन होता है वो कैसा होता है? क्या वो कंपैरेटिव होता है, तुलना करी जाती है या नहीं करी जाती? सिर्फ एनुअली होता है? नहीं, एनुअली नहीं होता है। क्वानिटेटिव दंडात्मक होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। कंटिन्यूसली होता है और डायग्नोस्टिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लगातार यहाँ पे बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है और उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है, उसका निदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस एंड डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल वे टू आइडेंटिफाई ए स्लो लर्नर्स, कि सबसे अच्छा तरीका क्या है यदि हमको जानना है कि बच्चे की स्पीड क्या है लर्निंग की, स्लो बच्चा है या फिर फास्ट बच्चा है। तो इन सब को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या रेगुलर ऑब्जर्वेशन है या फिर पनिशमेंट है या फिर कंपेयरिंग विद अदर्स या फिर इग्नोरिंग है? क्लास वाले 3 ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हैं। रेगुलर हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की एक्टिविटी क्या है, तो इन सब से ही हमको पता चल सकता है कि हाँ बच्चा स्लो लर्नर है या फिर एक्टिव लर्नर है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए हमारा बिल्कुल ठीक है, रेगुलर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग ए टीचर शुड, एक एक्टिव लर्निंग के लिए उसको इंक्रीज करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? गिव नोट्स दे बच्चों को, अवॉइड डिस्कशंस, यूज़ लेक्चर ओनली या फिर अनकरेजिंग क्वेश्चंस। तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है कि उस बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिससे कि बच्चा लर्निंग के लिए अनकरेज हो जाए, प्रोत्साहित हो जाए, उसको प्रोत्साहन मिले, वो मोटिवेट हो जाए ताकि वो बढ़ चढ़ के क्वेश्चंस के आंसर दे। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक्टिव लर्निंग प्रमोट होती है क्लासरूम में। Next and last question of this video, the main aim of education according to NCF 2005। so इसके अकॉर्डिंग क्या एम था शिक्षा का NCF 2005 के अकॉर्डिंग? ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की या फिर हाई मार्क्स बच्चा लेके आए? नहीं। कंपटीशन? नहीं। रोड लर्निंग? नहीं। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास हो, बच्चा हर हर क्षेत्र में, हर एरिया में बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, उसकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वेलबींग, पर्सनालिटी, हर टाइप की डेवलपमेंट हो। तो यही था मेन एम NCF 2005 का। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 30 क्वेश्चंस के लिए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपके काम आए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पहले भी बोला है आपको कि ये जो मॉक टेस्ट है ये एज यूजुअल चलेंगे अल्टरनेट डे में। एक दिन हम थ्योरी करते हैं, एक दिन हम मॉक टेस्ट करते हैं। बीच में मैं कर नहीं पाई थी, सॉरी फॉर डैट, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट होम। और इसके अलावा तो मैं यहाँ पे रखूँगी इसको कंटिन्यू। यहाँ पे हमारे आज 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके अलावा थ्योरी हम 5 टॉपिक ही कर चुके हैं, टोटल 23 चैप्टर्स हैं, 5 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, टॉपिक नंबर 6 करेंगे, और दोनों सीरीज ये मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। जैसे ही हमारी थ्योरी सीरीज़ कंप्लीट होगी देन हम उस थ्योरी के MCQs में आपको कराऊंगी। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हो मैं इस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपको
कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप वॉचिंग विद निशा मैम। थैंक्स एवरीवन, बाय बाय।